नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मैं कल आप सबों के लिए एक प्रश्न छोड़ के गई थी कि जो संदेश राशक है वे क्या है, खंड काव्य महाकाव्य। तो सिर्फ 20-25 स्टूडेंट ही मैसेज किए और बतलाएं, बाद बाकी स्टूडेंट नहीं बतलाएं। और ग्रुप में इतने सारे स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, लेकिन सिर्फ उसमें से 20-25 स्टूडेंट ने ही सही आंसर बतलाया और कुछ गलत भी बतलाए थे। हाँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सही गलत कुछ भी, लेकिन बतलाना है सभी को। तो जो संदेश राशक है वे खंड काव्य है और अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। यह काव्य जो कालिदास द्वारा रचित जो मेघदूत से प्रेरित होकर संदेश राशक की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है कि अलवार संतों की संख्या, जो अलवार संत है उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10 या 8? तो अलवार संतों की संख्या वे 12 मानी गई। ऑप्शन नंबर बी होगा, वे सही होगा, और जिनमें से एक महिला संत थी। अगला प्रश्न है, कैमाश वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटक है? जो कैमाश वध है वे किस ग्रंथ का प्रमुख घटक माना गया है? तो सही आंसर आपको बतलाना है। विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमान रासो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो कैमाश वध है वे किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। ऑप्शन नंबर सी है, वे सही होगा। और विशलदेव रासो नरपति लाल कृत है, कुमार रासो दलपति और परमाल रासो जगनिक का। तो ये सभी रचना और रचनाकारों को आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? जो अपभ्रंश भाषा में रचा गया है रामचरित, इनमें से कौन सा है? आपको सही आंसर बतला है। रामायण, रामचंद्रिका, पवनचरित या महापुराण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पवनचरित। ऑप्शन नंबर सी सही है और ये शंभु द्वारा रचित है। इससे संबंधित जितना विद्या है आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश और अवधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिंगल। और जो डिंगल भाषा है वे अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रित रूप को मिलकर बना है। और जबकि अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिश्रित रूप को पिंगल भाषा बना है। इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इस तरह से प्रश्न बनने की चांसेस है, तो आपको इस तरह के प्रश्न अच्छे से करना है। और जितने भी प्रश्न कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन कम बनाइए, बट हाँ अच्छे से आपको एक ही बार में याद हो जाना चाहिए। ये नहीं कि 100 प्रश्न बना रहे हैं जिसमें से आपको पूछा जाए तो उसमें से 10 भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी गई है? राहुल वीर, हमीर रासो, विशलदेव रासो या भारतेश्वर बाहुबली रासो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशलदेव रासो। और विशलदेव रासो नरपति लाल द्वारा रचित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1155 ईस्वी में। और श्रृंगारिक रचना है। 12 मासा का सर्वप्रथम जो वर्णन है वह विशलदेव रासो में मिलता है। इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ना है। पंडित सवल सत बखानो, देहरी बुध बसंत न जानो। यह पंक्ति किसकी काव्य पंक्ति है?
तो इसका आंसर आपको बतलाना है। विद्यापति, मुंज या पुष्पदंत या सरहप्पा के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरहप्पा की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अल्लाह उदल नामक वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? खुमाल रासों में, परमाल रासों में, विसल देव रासों में या पृथ्वीराज रासों में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाल रासों में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, सरहप्पा को या स्वयंभू को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैं उम्मीद करती हूँ, मैं बार बार बोली हूँ कि आपको हिंदी का प्रथम कवि किन विद्वानों ने क्या माना है, आपको अच्छे से रटना है, पढ़ना है। तो इसका सही आंसर बतलाइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किससे माना जाता है? किससे माना जाता है? नेमिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ या आदिनाथ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखनाथ। तो नाथ का आरंभकर्ता मच्छिंद्रनाथ, जो मच्छिंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है। शिव पर संप्रदाय के आराध्य देव हैं और नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वे मच्छिंद्रनाथ हैं। और आरंभकर्ता कौन है? गोरखनाथ। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कमायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमाल रासो या बिसलदेव रासो? तो इसका आंसर सभी कोई बतला पाइए, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। आप जब से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप इसका सही आंसर बहुत ही आसानी से दे पाइएगा। तो ऑप्शन नंबर है वे सी सही है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। चंद्रवरदाय द्वारा रचित है। इसमें 68 कुल छंद हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी? तो आपको ऐसा मतलब पढ़ना है कि कोई क्वेश्चन पढ़िए और आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही न पड़े, आपको आंसर आ जाए। इस तरह से आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर अभी सी और डी देखना है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसकी है? यह जो प्रश्न है वे यूजीसी नेट में भी पूछा गया था 2020 में। तो इस तरह से प्रश्न भी आने की चांसेस है, तो आपको अच्छे से याद करना है। और ये DSSS भी PGT में भी प्रश्न आया 2018 में। तो ये पंक्ति किसका है? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। और जो गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस जो अमीर खुसरे हैं वे किसके मृत्यु के संबंध में कहा गया है? आपको कमेंट करके बतलाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, वे सही होगा, अमीर खुसरो द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने
खड़ी बोली में रचना की है? जो आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? नरपति लाल, विद्यापति, चंद्रबरदाय या अमीर खुसरो? तो इसका भी आप आंसर बहुत ही आसानी से दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकती है, मतलब कुछ प्रश्न सरल भी रहेगी और कुछ प्रश्न कठिन भी देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह या माधो सिंह? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो विद्यापति हैं वे किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर बी है वे सही होगा, कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तो विद्यापति राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रमुख आदिकालीन कवि हैं और इनके गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे और इनकी जो प्रमुख रचना है कृतिलता, कृति पताका, शैव सर्वस्व। और इस तरह से आपको विद्यापति से संबंधित अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं? तो इसका सही आंसर होगा सरहबपाद। सिद्धों और नाथों की जो सूची में उभयनिष्ठ सरहप्पा है, यह हिंदी का प्रथम कवि है और इन्हें सरोज भद्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं और जो इनके लिखे 32 ग्रंथ बतलाए गए हैं। दोहा कोश से भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अल्लाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सा है? खुमान रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो या हमीर रासो? तो अल्लाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन है, आपको बतलाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाल रासो। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? जो चंद्रबरदाई थे वे किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, राजा जयसिंह, खुमाल राजा या विशलदेव? तो जो चंद्रबरदाई थे वे पृथ्वी चौहान के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए है वे सही होगा। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को भी आध्यात्मिक संकेत बतलाया है, वैसे ही विद्यापति के पदों की जो ये शुक्ल का जो उक्त कथन है वे किस आशय पर है? इसका आशय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है कि विद्यापति के पदों और गीत गोविंद के में भाव साम्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है कि विद्यापति के पद में अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। ऑप्शन नंबर डी है विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की पुष्टि से की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो ये पंक्ति है वे बहुत ही महत्वपूर्ण है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है विद्यापति के संबंध में। सबसे पहले आपको ये याद करना है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है वे सही होगा कि विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, पहले
जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। आचार्य शुक्ल के इस कथन में मतलब रिक्त स्थान को आपको पढ़ना है, क्या होगा। जैसे पीछे के स्थान पर आपको पीछे के बाद है और कहने से उस जो यहाँ खाली है उसमें क्या भराएगा आपको बतलाना है। तो सभी को कमेंट करके बतलाना है इसका सही आंसर क्या होगा 120 का। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मैं कल इसके आगे क्वेश्चन लेके आऊँगी।